Hello friends, this is SP. Welcome to the Manch. We are present here with another new session that is Pedagogy Question Series. Friends, आज जो हम करने वाले हैं इस सेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। जो पेडागोजी समझ में नहीं आती उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसका आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं बिना कोई डिले किए हुए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी है यानी कि सोशल कल्चर थ्योरी दी है, लर्निंग से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, दोबारा से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध। इन्होंने यहाँ पे बात की है कि वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी है उसमें विकास और अधिगम यानी डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच क्या संबंध है। आइए देखते हैं चारों के चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है विकास अधिगम से स्वाधीन है, यानी कि विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। जो विकास की प्रक्रिया है यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस, वो लर्निंग प्रोसेस से पीछे रह जाती है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। ठीक है। या सी ऑप्शन की बात करें, विकास अधिगम का समानार्थक हैं, एक दूसरे के समानार्थक हैं यानी कि साथ साथ चलते हैं। या डी ऑप्शन कहता है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं तो इन्होंने विकास एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में, किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है। इन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। इसलिए जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि बी ऑप्शन कहता है, बी ऑप्शन के अनुसार विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि समाज में प्रवेश करने के बाद सामाजिक परिवेश में बच्चे के जो अधिगम प्रक्रिया है यानी कि लर्निंग प्रोसेस है बहुत तीव्र गति से चलती है, इसलिए विकास पीछे रह जाता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक, आई होप यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहा फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। फ्रेंड्स, कोहलबर्ग, सबसे पहले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने, उससे संबंधित, मतलब इनका जो सिद्धांत है नैतिक विकास से संबंधित, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट से संबंधित, उसकी प्रमुख आलोचना क्या है। क्योंकि इनके भी सिद्धांत की आलोचना की गई है, तो क्या आलोचना है। ऑप्शन ए की तरफ चलेंगे। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए कहता है कि कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसमें कोई भी अनुभूतमूलक कोई भी एकदम स्टैंडर्ड आधार नहीं लिया गया। या फिर बी कहता है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। इनके अनुसार जो नैतिक तार्किकता है यानी कि मॉरल लॉजिकल, वो विकासात्मक है। या फिर बी की यदि हम सी की बात करें, सी कहता है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में, ठीक है, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। यानी कि जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं पुरुष एवं महिलाओं में, उसको महत्व नहीं दिया है इन्होंने अपने सिद्धांत में। या फिर डी ऑप्शन कहता है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। नैतिक विकास में कोहलबर्ग ने जो स्पष्ट अवस्था है विकास की यानी कि डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उनको स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन नहीं किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले जो एक आलोचना है, ठीक है, जो इनके क्रिटिक है नैतिक विकास की, वो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा सी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का सी क्यों रहेगा उसे देखते हैं। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया। फ्रेंड्स, प्रत्येक सोसाइटी या कल्चर में आप देखते हैं कि पुरुष एवं महिलाओं, ठीक है, पुरुष एवं महिलाओं के कुछ जो नैतिक तार्किकताएँ हैं वो सांस्कृतिक परिवेश पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, मतलब सांस्कृतिक परिवेश का उन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले लैंगिक विभिन्नता हो गई, ठीक है। उसके बाद कल्चरल विभिन्नताएं होगी, क्योंकि कल्चर अलग अलग होता है। कुछ हद तक महिला एवं पुरुषों की जो तार्किकता है डिफरेंट होती है, उनकी सांस्कृतिक परिवेश डिफरेंट होता है, लेकिन कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया। अर्थात हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना ये है कि पुरुष एवं महिलाओं के नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को कोई महत्व नहीं दिया। ठीक है, आई होप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी। यानी कि एक क्लास है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है, उसमें एक टीचर को क्या करना चाहिए। चाइल्ड सेंटर जब भी हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष की बात करते हैं, तो उसमें एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए की तरफ चलेंगे। ऑप्शन ए कहता है, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो एक टीचर करेगा कि उनके जो बच्चों में एक दूसरे के अंकों के साथ कंपटीशन कराए, मुकाबला कराए, इसलिए मुकाबला कराने के लिए बच्चों को मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकें। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये कहता है। अब हम चलते हैं बी पर। वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। ठीक है, यानी जो अपेक्षा करती है वो टीचर अपने स्टूडेंट से वैसा करने के लिए उन्हें दिशा निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन देना, इसलिए उन्हें प्रेरित करें। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन कहता है, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। यानी कि एक टीचर को चाहिए कि इस प्रकार की जो पद्धति हैं, इस प्रकार की पद्धति नियोजित करें, ठीक है, जिसमें शिक्षार्थी स्वयं के अधिगम के लिए पहल कर सकें। एक टीचर को चाहिए कि अपनी पद्धति नियोजित करे, जो टीचिंग टैक्टिक्स हैं उनको नियोजित करे, उनको योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करे और बच्चों को मोटिवेट करे कि वो स्वयं करके सीखें, स्वयं अपने जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें पहल करें। या फिर डी ऑप्शन कहता है, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करें और बाद में शिक्षार्थियों का उनके के साथ आकलन करें। यानी कि वो जो तथ्यों की व्याख्या करें और व्याख्यान पद्धति का ज़्यादा प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, इस तरह की क्लास की बात करते हैं, तो एक टीचर को क्या चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही बैठता है। सी ऑप्शन कहता है, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करें जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं का अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। मतलब एक टीचर को चाहिए कि वो इस तरह की अपनी शिक्षण पद्धति नियोजित करें जिसमें बच्चा स्वयं करके सीख सके और वो मोटिवेट रहें। आई होप यहाँ से क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। इसके साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। बुद्धि से संबंधित हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले एक और चीज़ बता दूं, हार्वर्ड गार्डनर ने ये विचार प्रस्तुत किया, यानी कि बुद्धि जो होती है वो उसमें बहुबुद्धि होती है, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, डिफरेंट आइडेंटिटी होती है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की। इन्होंने 1954 में यह विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, यानी कि
ये जो इनका सिद्धांत है इतने में आया। इसके बाद हम बात करते हैं यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार ये बात करते हैं यहाँ पे 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 तरह की बुद्धि प्रस्तुत की हैं। 8 तरह की कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु योगदान देगा, इनके अनुसार कौन सी बुद्धि है, कौन से प्रकार की बुद्धि है जो व्यक्ति के आत्मबोध को सर्वाधिक योगदान देगा? संगीत में, आध्यात्मिक, भाषा विषयक या फिर अंतर्वैयक्तिक। फ्रेंड्स, यदि हम ऑप्शन की तरफ जाएं तो इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस 8 तरह की बुद्धि की व्याख्या की है। तो आत्मबोध में सर्वाधिक योगदान जो देगी वो कौन सी बुद्धि है किसी व्यक्ति की? वो रहेगी फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक मतलब इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, यानी कि 2 तरह की बुद्धि इन्होंने बताई है। कंपैरिजन क्या है, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जिसे हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की जब भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो बताई है, सबसे पहले इन्होंने बताई है फर्स्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनकी थ्योरी। यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने ये थ्योरी नहीं जाकर देखी है तो एक सीरीज़ हमारी CDP एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है, उसे जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक कॉन्सेप्ट को प्रत्येक चैप्टर वाइज यानी कि हम वहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। लास्ट पिछले दिनों हमने ये यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कराई है हार्वर्ड गार्डनर के, उसमें हमने डीपली एक्सप्लेन किया है प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, उसे जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात जो कर रहे थे हम, हार्वर्ड गार्डनर ने यानी कि 1954 में मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी दी है। तो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें, सबसे पहले इन्होंने बात की है वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल मतलब भाषाई संबंधी। ठीक है, वर्बल लिंग्विस्टिक यानी भाषिक बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि के बाद इन्होंने बात की है म्यूजिकल बुद्धि, यानी कि जिनकी रुचि संगीत से ज़्यादा होगी उनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई। तीसरी की यदि हम बात करें तो लॉजिकल और मैथमेटिकल, जिन इंसान में गणितीय संबंधी तार्किक संबंधी क्षमता ज़्यादा होगी उनकी बुद्धि हो गई लॉजिकल मैथमेटिकल। 3 हम कर चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चौथी की यदि बात करें तो चौथी इन्होंने बताई है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक बेसिकली क्या है? बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब है यानी कि शारीरिक गति में या शारीरिक गत्यात्मक, जो भी व्यक्ति अपनी बॉडी से संबंधित या गत्यात्मक शारीरिक खेल कूद, ठीक है, उन पर ज़्यादा रुचि रखते हैं, या ये हो गए स्पोर्ट्समैन, उनकी बॉडीली काइनेस्थेटिक बुद्धि काम करती है इंटेलिजेंस। या फिर 5th की बात करें, 5th इन्होंने बताई है यानी स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब स्थानिक इंटेलिजेंस उनमें पाई जाती है, चाहे वो इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, मूर्तिकार हो गए या इंटीरियर डिजाइनर हो गए। किसी भी जगह, किसी भी स्थान, किसी भी प्लेस को देखने के बाद, ठीक है, वो उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसे डेकोरेट कर सकते हैं। 5 के बाद यदि हम बात करें फ्रेंड्स तो छठी की हम बात करते हैं। छठी इन्होंने बताई है इंटरपर्सनल बुद्धि। इंटरपर्सनल बुद्धि का मतलब है यानी अंतर्वैयक्तिक वह बुद्धि होती है जब 2 व्यक्ति एक दूसरे को अच्छी तरह से उनके व्यवहार के कारण समझ सकते हैं, या एक व्यक्ति कई व्यक्तियों में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बात की है इंट्रापर्सनल बुद्धि। क्या होती है फ्रेंड्स? इंट्रापर्सनल बुद्धि वह है यानी कि अंतर्वैयक्तिक एक इंसान जब अपने आत्मचिंतन के लिए प्रेरित होता है, अपने आप को जानने की कोशिश करता है, उसे इंट्रापर्सनल कहते हैं। इसके बाद 8 यानी कि लास्ट जो बताया है इन्होंने बताया है नेचुरलिस्टिक मतलब हो गया फ्रेंड्स यानी प्रकृतिवादी बुद्धि। जिस व्यक्ति को प्रकृति संबंधी प्रेम ज़्यादा रहे, प्रकृति से संबंधित ज़्यादा नॉलेज हो, उसकी बुद्धि यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है, ये 8 हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, देखो हम देख पा रहे थे संगीत में बुद्धि की भी इन्होंने बात की है। जिस इंसान की संगीत में ज़्यादा रुचि होगी उसकी संगीत में बुद्धि काम करेगी। वर्बल लिंग्विस्टिक यानी भाषा विषयक, भाषा संबंधी ये हो गई। इसके बाद
फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन की यदि बात करें तो आध्यात्मिक बुद्धि की इन्होंने कभी भी बात नहीं की। आध्यात्मिक यानी कि आत्मबोध या आत्मचिंतन की ये बात करते हैं तो वो अंतर्व्यक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। फ्रेंड्स यहाँ पे वाइगोत्स्की का दूसरा क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें प्याजे को भी जोड़ा गया है। वाइगोत्स्की और प्याजे में दोनों में विवाद है एक विषय को लेकर, वो क्या है देखते हैं इसे, यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, क्योंकि वो व्यवहारवाद के संबंध में एक दूसरे की सिद्धांतों की आलोचना है। ये इनमें दोनों में डिफरेंस है, या फिर बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने में इनकी भूमिका, या फिर भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं वाइगोत्स्की एंड प्याजे की, तो वाइगोत्स्की के बारे में हम बताएं। वाइगोत्स्की ने जो अपनी थ्योरी दी है, यानी कि सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत दिया है, उसमें ये संज्ञानात्मक विकास को दृष्टिगोचर करते हुए कहते हैं कि किसी भी बच्चे, किसी भी इंसान का संज्ञानात्मक विकास उसके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश पर बहुत अधिक निर्भर करता है। किसी भी बच्चे का जितना सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश उसे इफ़ेक्ट करेगा, कोई चीज़ नहीं कर सकती। इसलिए उसका संज्ञान, उसका जो बौद्धिक विकास है वो सामाजिक परिवेश पर ज़्यादा प्रभावित होता है या डिपेंडेंट होता है। वहीं प्याजे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्याजे ने जो थ्योरी दी है संज्ञानात्मक विकास की, वो कहते हैं कि ऐसा कतई भी नहीं है। संज्ञानात्मक विकास सार्वभौम होता है। बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, खुद ज्ञान को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब करके सीखते हैं। समाज व संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इन दोनों में ये बिल्कुल डिफरेंस है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भाषा एवं चिंतन के संबंध में इन दोनों की आलोचना है। ये इन दोनों एक दूसरे के जो थ्योरी हैं इस बात पर कतई एग्री नहीं करते कि भाषा और चिंतन, ठीक है, यानी भाषा और चिंतन के संबंध में इनके विचार बिल्कुल अलग अलग हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, यानी कि एक विवाद है, इस तरह की एक डिबेट चलती है कि लड़के और लड़कियों की जो योग्यताएं हैं वो विशिष्ट समूह, मतलब आनुवंशिक घटकों के कारण डिफरेंट हैं। ठीक है, उनकी कुछ आनुवंशिक जो पेरेंट्स से आए हुए गुण हैं उनके कारण उनकी जो इंटेलिजेंस है वो अलग है। क्यों है, यानी कि लड़की और लड़कों में जो विभिन्नता पाई जाती है उनके आनुवंशिक गुणों के कारण पाई जाती है। इस संदर्भ में आप किससे सहमत हैं, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं, यानी कि ए कहता है लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। बी पर चलते हैं। बी कहता है यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। ठीक है, या फिर सी कहता है सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। डी ऑप्शन कहता है लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से ही इस प्रकार के होते हैं। बिल्कुल भी नहीं भाई, लड़के सेवा भाव के लिए नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन, ये मतलब जो डिफरेंस बात है वो हमको देखनी है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़के सेवा भाव के लिए नहीं है या लड़की नहीं है, दोनों सेवा भाव के लिए हैं। यदि हम ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को तैयार किया जाता है भाई, लड़कों को भी तैयार किया जाता है, मतलब खुद अपने परिवेश से सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तैयार किया जाता है। या फिर यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते, बिल्कुल खेल सकते हैं। ऐसा किसी ने कहा भाई नहीं खेल सकते, खूब खेलते हैं। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है, यानी सभी लड़कियों में कलाओं के प्रति, कला विषयों के प्रति अंतर्निहित प्रतिभा होती है। यानी कि
हम कह सकते हैं कि लड़कियों में जो कला के प्रति एक प्रतिभा, एक रुचि होती है, उसका कारण उसकी आनुवांशिकता है, क्योंकि आनुवांशिक गुण हैं वो अंतर्निहित होती है। लड़कों में कला के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं होती, कला के विषय ऐसा नहीं कि उनको समाज में सिखाया जाता, नहीं भाई, ये आनुवांशिक गुण है। कुछ विशेषताएं हैं कि लड़कियां कला संबंधी विषयों के लिए ज़्यादा आकर्षित हो जाती हैं, ठीक है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों के लिए बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ठीक। तो ये आनुवांशिक गुण है, ठीक है, ये किसी भी परिवेश या वातावरण पर डिपेंड नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो आनुवांशिक घटक हैं इनका कारण ये है, ठीक है, कोई विवाद का विषय नहीं है। आनुवांशिक कारण के कारण ही लड़कियाँ कला विषय पे, ऐसा अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह सकते कि लड़कियाँ सिर्फ कला विषय ही पढ़ेंगी, नहीं, आर्ट्स ही पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। लड़की मैथ, साइंस, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन एक अंतर्निहित यानी आनुवांशिक गुण जरूर पाया जाता है जिसके लिए वो कला विषयों के लिए आकर्षित हो जाती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कियां सिर्फ कला ही पढ़ती हैं और लड़के सिर्फ आक्रामक खेलों के लिए बेहतर प्रदर्शन करते हैं, नहीं, लड़के भी आर्ट्स पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। आई होप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे, यानी कि एक टीचर को अपने बच्चे इंटरनल रूप से मोटिवेट करने हैं तो उसे क्या करना है? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों के लिए उल्लेखित करें, या अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान दें, या फिर वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करें, या फिर इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाए जो अभिसारी चिंतन के लिए उत्साहित करें। नहीं भाई, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यदि इंटरनल रूप से यानी आंतरिक रूप से बच्चों को अभिप्रेरित करना है तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अंतिम परिणाम पर ध्यान ना दिया जाए। एक टीचर को नहीं चाहिए कि किस बच्चे का रिजल्ट कितना बेहतर रहेगा, नहीं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर जो शिक्षण प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एक टीचर की जिम्मेवारी यह बनती है कि सिर्फ रिजल्ट पर ना ध्यान दिया जाए, जबकि अपनी जो शिक्षण पद्धति हैं उनमें बदलाव बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में किया जाए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है, यानी कि कक्षा परीक्षण में यदि बच्चे असफल होते हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, तो कौन सी बात ज़्यादा रूप से जिम्मेवार है? यानी कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, या फिर पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति या फिर आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, या फिर कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, नहीं जी नहीं, इसको तो बिल्कुल यहाँ से काट ही दो, ठीक है। पेडागोजी में जहाँ भी नकारात्मक थॉट आए उसे तो बिल्कुल हटाई दो, उस ऑप्शन को। ऐसा कतई नहीं है कि कुछ बच्चे जन्म से ही मतलब ऐसे हैं कि अनुत्तीर्ण होंगे, नहीं भाई, बिल्कुल पास हो सकते हैं। बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक है, कमियों और असमताओं के साथ पैदा होते हैं, लेकिन नहीं, उनमें सुधार किया जा सकता है। यहाँ पे डी ऑप्शन हट जाता है, सी भी हट जाता है। यदि हम बात करें ए की, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने का प्रयोग किया जा सकता है, ए भी यहाँ से हट जाता है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। एक टीचर को चाहिए कि यदि बच्चे कक्षा परीक्षणों में असफल होते हैं तो उसे चाहिए कि अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करे और उसे बदलने की कोशिश करे अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, आपके कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, ठीक है। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? आपने पाया कि आपकी क्लास में बच्चे गलतियां करते हैं, ऑब्वियस है बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे। तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बिल्कुल नहीं भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल हट गया। निम्न बुद्धि स्तर का मतलब ये नहीं कि बच्चे गलतियाँ करेंगे, बहुत ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट जो होते हैं वो भी बच्चे कक्षा में गलतियाँ करते हैं। बी ऑप्शन कहता है बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि बच्चों की यानी रुचि नहीं है किसी भी पाठ्यक्रम में, लेकिन वो अनुशासनहीनता उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है भाई। बच्चों को आपके कक्षा में
प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, ऐसे बच्चों को प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक कारण नहीं है प्रोन्नत करने का कि बच्चों को कक्षा में हम प्रमोशन ना दें। डी ऑप्शन कहता है बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको उनकी शिक्षण विधि पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि बच्चे अभी उस स्टेज, उस मेंटल लेवल तक नहीं पहुँचे, यानी कि उनकी अवधारणा किसी सब्जेक्ट के प्रति, उनकी संकल्पना किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी यानी कि पाठ्यक्रम के प्रति नहीं पनप पाई है कि वो उसे अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो इसलिए उनको समझाने के लिए एक टीचर को चाहिए कि वो शिक्षण पद्धति में सुधार करें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, आई होप यहाँ से पेडागोजी से संबंधित सारे के डाउट क्लियर हुए होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। ठीक है, सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि फर्स्ट पार्ट है, हम ये पेडागोजी से संबंधित 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप यहाँ से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो पा रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदु को रेखांकित करती है। कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक प्रकरण पढ़ती है और उसमें जो मुख्य बिंदु हैं उनको रेखांकित कर लेती हैं। ठीक, उसने पाया कि जो हेडलाइंस हैं, पॉइंट टू पॉइंट उन्हें अलग से रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है। ठीक है, उनका एक दृश्य बनाती है अपने माइंड, अपने कॉग्निशन, अपने मस्तिष्क में, तथा प्रकरण की समाप्ति पर जब भी वो पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है तो अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद उसके दिमाग में जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, कुल मिला के अपने टीचर से वो प्रश्न पूछती है। तो ऑप्शन ए कहता है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। वो जो बच्चे हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, विचारों को संगठन के द्वारा जो चिंतन है उसको निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, यानी कि अपना चिंतन शक्ति को निर्देशित कर रही है, या फिर अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या फिर प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, या फिर केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स, यानी कि केंद्र बिंदु जो विधि है उसको प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई स्टूडेंट्स अपने पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद उसमें जो हेडलाइंस हैं, जो पॉइंट हैं, जो बिंदु हैं, उनको संयोजित करने के बाद, ठीक है, विचार प्रस्तुत कर रही है, तो ऐसा नहीं है वो केंद्र बिंदु विधि का प्रयोग कर रही है। ये प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, ऐसा ही बिल्कुल नहीं, प्रेक्षण नहीं कर रही भाई। अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति, पूर्व अभ्यास नहीं कर रही, क्योंकि वो पाठ्यक्रम के बाद जो विचार हैं, जो बिंदु हैं, उन विचारों का संगठन कर रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि अपने विचारों के संगठन द्वारा अपने विचार, उसने पॉइंट को इकट्ठा किया, ठीक है, अंडरलाइन किया, उसके बाद अपने जो विचार आए उनको संगठन करके जो चिंतन है, चिंतन करने के बाद क्वेश्चन कर रही है टीचर से। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अपने चिंतन को वो निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, मतलब अपने चिंतन शक्ति को बढ़ा रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है, जबकि बी, सी और डी यहाँ से कट जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन, आपके सारे डाउट आपको पेडागोजी से संबंधित क्लियर हुए होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम कर रहे थे पेडागोजी क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 कर रहे थे। ये जो सीरीज कर रहे हैं हम सीटेट एक्सक्लूसिव, जो कि 31 जनवरी 2021 को सीटेट एग्जाम होने वाला, उससे संबंधित कर रहे थे। आई होप यहाँ से सारे के सारे डाउट आपको क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।